बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे अभी आके ये रिक्वेस्ट की गई कि आप थोड़ी देर बोल लें, उसके बाद जो फॉर्मल सेशन है उसमें ज़ाहिर है वो मीडिया के हवाले से डायरेक्टली जो न्यूज़ मीडिया है, बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैं सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अहम मौजू पे ये कॉन्फ्रेंस रखी है, और इसलिए कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और हमने पिछले 74 साल में टेक्नोलॉजी में तो खासी तरक्की की, लेकिन इंटेलेक्चुअली बहुत नीचे आ गए। और ड्रामों का जिक्र हुआ, क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक़ तालीम के शोबे के अलावा रेडियो पाकिस्तान से रहा, और बचपन में अक्सर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जाना होता था। इलियास इश्की साहब हुआ करते थे, और उसके बाद फिर असलम अज़हर साहब के साथ भी बहुत वक्त गुज़रा है। जब बहुत मुश्किल वक्त था उस ज़माने में, उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था दस्तक के नाम से, और बहुत डिफ़िकल्ट प्लेस करते थे। अभी जिस तरह बात हुई कि आप जिस शोबे में भी जाएं, ये याद रखें कि वो शायर ने कहा था ना कि लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सज जाने, बस एक उसी का होके रहे। मैंने जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं किया, ये मेरा एक पैशन था, और वो पैशन इसलिए बना क्योंकि जब गली कूचों में हम घूमते थे और उसमें मसले मसाइल देखते थे, तो ये समझ में नहीं आता कि इन मसले मसाइल को उठाएं कहाँ, किस फोरम पे जाएं, किस जिनसे कहें कि तालीम के शोबे में ये हो रहा है, दूसरे शोबे में ये हो रहा है। उस ज़माने में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था और उसकी 6 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी, और उस 6 घंटे की ट्रांसमिशन की अगर आप वैरायटी देखें, उसमें आपको कार्टून्स भी मिलते थे, उसमें बच्चों के प्रोग्राम भी मिलते थे, उसमें आपको जो प्लेज और सीरियल्स मिलते थे वो जिन लोगों के लिखे हुए होते थे, उनका सिर्फ टेलीविज़न से ताल्लुक़ नहीं था, उनका अदब की दुनिया में बड़ा मकाम था। शौकत सिद्दीकी साहब को उठा लें, उनकी खुदा की बस्ती को उठा लें, उसके अलावा उठा लें। ये वो ज़माना था जब मेरे मामू इंडिया में ड्रामे लिखा करते थे, और अभी गालिब का जिक्र आया तो उनका एक बड़ा मशहूर प्ले हुआ था इंडिया में, बहुत मकबूल हुआ था थिएटर, गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। थी खबर गर्म, मैं भूल रहा हूँ, खैर और याद आ जाएगा तो ज़रूर सुनाऊँगा कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। ये मैंने वैसे अपने कॉलम में इस मरतबा जो पार्लियामेंट में हुआ उसके हवाले से लिखा था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है उन्होंने कही कि आज के एंकर्स हमें एक्टर्स नज़र आते हैं और एक्टर्स एंकर्स नज़र आते हैं, इसलिए कि मीडिया तब्दील हो गया है। अब आपके सामने एक स्क्रीन होती है, आपके सामने एक पूरी टीम होती है जो आपको एक प्रोग्राम तैयार करके देती है, और वो एंकर का अगर उसका ताल्लुक़ न्यूज़ का उसका बैकग्राउंड है तब तो वो अपना भी होमवर्क करता है काफ़ी, लेकिन अगर नहीं है, जो बेशुमार हमारे लोग हैं
उनका ताल्लुक़ उस तरीके से नहीं रहा जर्नलिज्म से, क्योंकि ये जब इंडस्ट्री शुरू हुई, यानी टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अदर देन PTV एंड रेडियो पाकिस्तान, तो हम 24/7 के लिए तैयार ही नहीं थे। और एकदम 24/7 चैनल्स आ गए कि आपने 24 घंटे ट्रांसमिशंस करनी है। ना मैन पावर थी, ना रिसोर्सेस थे, लिहाजा एक फ़ौज भर्ती कर ली गई, जिसे ना न्यूज़ का पता था, ना टेक्नोलॉजी का पता था, और एकदम प्रोग्राम आप लाइव कर रहे थे, उसमें अचानक गालम गलोच हो गई, तो जो एंकर है उसकी समझ में नहीं आता था कि आई स्टिल रिमेंबर PJ मीर साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे, ये 2002 की बात है जब शुरू हुआ था ARY। उसमें उन्होंने 2 पॉलिटिशियंस को बुला लिया, गुलाम मुस्तफ़ा खड़ थे, एक कसूरी, अहमद रज़ा कसूरी साहब थे। अचानक दोनों के दरमियान गालम गलोच शुरू हो गई। अब PJ की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोकूं कहाँ, और वो सारी चीज़ ऑन एयर चली गई। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिले सिस्टम आया, चाहे वो ख़बरें हों या प्रोग्राम्स हों, कि आप ख़बरों में 10 से 15 सेकंड का डिले होता है। इसी तरह अगर कोई लाइव टॉक शोज़ हो रहा है तो उसमें लाजमन वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 15 सेकंड का डिले हो, कोई ऐसे अल्फाज ना चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेटिंग ऑब्सेशंस जो हैं दुनिया भर में, इट्स अ ग्लोबल इशू। और एक बड़ी अच्छी किताब अभी हाल ही में मैंने पढ़ी, बैड न्यूज़, और उसने बहुत अच्छे वाक़यात लिखे कि रेटिंग ऑब्सेशंस क्या होता है, और जब मीडिया अब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से दूर हो जाए तो क्या होता है। और उसने कहा 9/11 का जो मेन सस्पेक्ट था अता, उस वाक़े से कोई 6 महीने पहले किसी एक रिपोर्टर ने लाके वो खबर दी थी, तो उसके जो अखबार था उसने उस खबर को साइड में उठा के रख दिया, और उसने लाके यही दी थी कि वो गया था किसी शॉप पे, अता उस शॉपकीपर से सिर्फ ये मालूम किया था उसने कि ये एयरक्राफ्ट, ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये किस तरह बनते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी वो करके। तो जब 9/11 हुआ और उसके बाद ये वाक़यात हुए और उसके बाद ये सस्पेक्ट्स के नाम आए, तो उस दुकानदार तक जब वो पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे क्या पता कि ये किस काम के लिए आया। उसने तो मुझसे आके ये चीज़ें पूछी, मैंने उसको समझा दी, लेकिन एक रिपोर्टर ने फिर कहा कि मैंने वो खबर दी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी हालिया तारीख में सबसे बड़ी फेक न्यूज़ जो थी, जिस पर फिर बाद में अमेरिकन कुछ पेपर्स ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया कि वी मिसगाइडेड द अमेरिकन पीपल, वो थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कि एक ख़ास एजेंडे के साथ वो खबर फैलाई गई, उसकी बुनियाद पे इराक़ पे अटैक हुआ। उसके ऊपर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, बाज़ औक़ात एम्बेडेड जर्नलिस्ट होते हैं, उनको ले जाती हैं गवर्नमेंट्स, ले जाती हैं, हर जगह होते हैं एम्बेडेड जर्नलिस्ट जिनको गवर्नमेंट्स ले जाती हैं, और फिर उनका काम ये होता है कि वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही दें। तो जब इराक़ में बहुत से जर्नलिस्टों को ले जाया गया, अमेरिकन जर्नलिस्टों को, तो उनमें से एक जर्नलिस्ट ने कहीं ये स्टोरी लीक कर दी और क्वेश्चंस कर दिए उसमें कि जी ये तो सब बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा उस ज़माने में, जिन्होंने देखा है अगर, वो कि उसमें सद्दाम हुसैन की पोर्ट्रेट गिराई जा रही है, ये गिराई जा रही है। BBC ने कहा कि इट वाज ऑल स्टेज्ड, ये सारा स्टेज किया गया, प्रोपेगेट किया गया, और उसके बाद वो सारा, और इन दी एंड सबको पता चल गया कि ये सब फेक था और बाकायदा प्लान था। तो ये जो रेटिंग ऑब्सेशन है, इसमें अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं गिलास मारा जा रहा है, कहीं आस्तीनें चढ़ रही हैं,
तो बजाय इसके कि उसको कट किया जाए, कान में आवाज आती है कि चलने दो, रेटिंग आ रही है। और अगर कभी मौका मिले तो एक इंडियन फिल्म है हालिया, धमाका, वो एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पर है कि जी वो धमाका हो रहा है, वो देख रहा है, वो कह रहा है मेरे खून वो है, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं चलने दो, तुम बोले जाओ। तो वो जो रेटिंग ऑब्सेशन है, क्योंकि हमारा जो मीडिया का फाइनेंशियल मॉडल है उसमें इतना बड़ा फ्लॉ है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री बैठती जा रही है, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म बैठती जा रही है, क्वालिटी ऑफ ड्रामाज बैठते जा रहे हैं हमारे यहाँ। हमने पर्ची भी देखी और हमने बर्ची भी देखी है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 सर, वो जाहिर है उनको भी अपने प्रोग्राम नहीं 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 वो मैं समझता हूँ, हम भी अपने ज़माने में पर्ची भेजा करते थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज मीडिया को, चाहे एंटरटेनमेंट में एक एक्सट्रीम ये है जो हम पैमरा की या सेंसरशिप की तरह देखते हैं, जिस पे एक मर्तबा जो है वो हमारी एक एक्ट्रेस ने ये ऑब्जेक्शन किया, उसने कहा कि ये मुझे बताएं कि मैं कौन सी खातून दुपट्टा पहन के सोती है, ये आप कैसे दिखा सकते हैं कि दुपट्टा पहन के सो रही है वो। उसने कहा कुछ तो हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम्स पोजीशन है ना, या तो हम एक बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं और या हम बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ राइटिंग खत्म होती जा रही है। जो ड्रामे लिखे जा रहे हैं वो मार्केट को देख के लिखे जा रहे हैं, मार्केट को तब्दील नहीं किया जा रहा। यानी मैं हमेशा इस चीज़ पे डिसएग्री करता हूं कि हमें वो दिखाना चाहिए जो लोग चाहते हैं। तो लोग तो बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, क्या आप वो दिखा सकते हैं जो लोग चाहते हैं? तो फिर जर्नलिज्म हैज़ टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। आप ये नहीं दिखा सकते कि जिस खबर की वजह से अगर इंतशार फैल जाए, अगर उसकी वजह से शहर में सेक्टेरियन या एथनिक राइट्स हो जाएं, तो आपको उसको फिल्टर्ड करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एडिटर का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया है कि हमारे यहाँ ओनर्स खुद एडिटर्स हो गए हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो अखबार की सेटिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि जी इश्तिहार अगर बड़ा है तो ख़बर को किल कर दिया जाता है कि इश्तिहार की ज़रूरत ज़्यादा है, ख़बर की ज़रूरत कम है। और जिस पे मैंने आर्ग्यू किया था एक मरतबा कि आप सिर्फ एक अखबार निकालें जिसमें इश्तिहार हो सिर्फ, और एक अखबार निकालें जिसमें सिर्फ खबरें हों, और मार्केट में रख दें, आप देख लें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदी जाती है। तो खबरों की प्रायोरिटीज़ वो हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से एंटरटेनमेंट का हुआ है कि एंटरटेनमेंट में हम फॉलो करते हैं कि जी अगर ये सीरियल हिट हो गई है तो मुझे वैसी ही सीरियल बनानी चाहिए। मैं खुद अपना ट्रेंड नहीं सेट करता, मैं दूसरे ट्रेंड्स को फॉलो करता हूं। तो जब आप ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपको जो आदमी है जिसने वो देखा होगा वो उससे रिलेट करेगा, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो किल हो जाएगी। तो जिस तरह अभी बिल्कुल राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप एग्जाम्पल सेट करें, नए आइडियाज़ लेकर आए। ड्रामों में हमें नए आइडियाज़ नहीं नज़र आते, एक ही तरह के। मैं अगेन वो बात करूँगा, ब्लॉक हम डिसएग्री करें। इंडियन मूवीज़ अगर आप देखें तो उसमें आपको फिर वैरायटी मिलेंगी, उसमें आपको फिर आर्ट मूवीज़ भी मिलेंगी, उसमें आपको फिर दूसरे वो भी मिलेंगे। हम उसी चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर हम अपनी क्वालिटी गिरा लेते हैं। तो हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरफ चले गए। एक ज़माने में हम उनसे बहुत आगे थे ड्रामे में, फिर हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और ये ट्रेंड बदला वीसीआर कल्चर के बाद। और वीसीआर कल्चर इसलिए आया कि लोगों के सियासी शऊर को बुलंद ना होने दिया जाए।
इसलिए आया कि लोगों को फिल्मों में लगा दिया जाए, उस तरफ लगा दिया जाए ताकि वो पॉलिटिकली सवालात कर दें, छोड़ दें। अखबारात पे भी इसी वजह से सेंसरशिप लगाई जाती है। प्रेस को इसीलिए स्टेट कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों का सियासी शऊर बुलंद हो। आज टेलीविज़न इंडस्ट्री, प्राइवेट टेलीविज़न इंडस्ट्री पे तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद गांव में MNAs MPs हमसे कहते हैं कि जी आपकी वजह से जब हम हल्के में जाते हैं तो लोग हमसे सवालात करने शुरू कर देते हैं। पहले सवालात नहीं किया करते थे, अब लोगों के जहन में सवालात आते हैं। वो कहते हैं जी आपके बारे में तो ये आया है, इसका आप जवाब दें। तो दैट इज़ वाई ये ट्रेंड्स हमारे यहाँ बदले हैं, शो चीज़ें आई हैं, लेकिन हम हर चीज़ को एक एक्सट्रीम्स पर ले जाते हैं और उसकी वजह से एक कंपटीशन जो है वो किल हो गया है। आप देख लें, चाहे आप न्यूज़ में देख लें, ये एक टॉक शो अगर हिट हो गया तो वही ट्रेंड चला जा रहा है, कोई नया ट्रेंड रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने जो टॉपिक्स होते हैं जिनकी वजह से, यानी एजुकेशन पे आप कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिक्स पे आप कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे, पॉलिटिक्स ऑलवेज सेल। पॉलिटिक्स पे जो भी प्रोग्राम होगा, डिस्कशन वो भी होगा, वो कहेंगे जी वही करें आप, जबकि आपकी बेसिक जो इश्यूज हैं वो कुछ और हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ पे कभी प्रोग्राम आपने नहीं सुने होंगे। चिल्ड्रंस के, बच्चों के प्रोग्राम ही ख़त्म हो गए हैं। ओवरऑल आपके इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हो रहा है, हर शोबे में डिक्लाइन हो रहा है। हमारे यहाँ एजुकेशन, तिजारत, अभी उन्होंने बात की कि बच्चे की फ़ीस जो है वो सिर्फ इस वजह से एग्ज़ाम में नहीं वो बैठा कि बच्चे की फ़ीस नहीं गई। डॉक्टर इशरत हुसैन और डॉक्टर मुबारक अली ख़ुद मुझे बता रहे थे और उन्होंने लिखा भी है, कहने लगे तुम्हारे वालिद ने जब सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो उन्होंने लिखा है कि आज तक, जब तक वो प्रिंसिपल रहे, सिटी कॉलेज के किसी बच्चे का जो है फॉर्म इस वजह से नहीं रोका कि उनको उसकी फ़ीस नहीं गई। वो कमिटमेंट, वो मोटिवेशन, वो कन्विक्शन, वो किसी शोबे में भी हो, अगर वो नहीं है तो फिर आप नौकरी करते हैं, सिर्फ आप नौकरी करते हैं, आपका पैशन नहीं होता। लिहाजा हमेशा उन्होंने हमेशा हमें यही वो की कि कभी भी अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना कि तुम ये पढ़ो। जिस तरफ उसका रुझान है उस तरफ उसे पढ़ने दो, उसको जाने दो। बेसिक एजुकेशन, बेसिक तरबियत अगर आपने किसी बच्चे की मैट्रिक तक कर दी तो उसके बाद उसका जहन पुख्ता हो जाता है, वो फिर उसी ट्रेंड पर जाता है। मेरे टेलीविज़न में बहुत से दोस्त एक्टर्स हैं। बेरोज़ मेरे साथ था नेशनल कॉलेज में, वी वर टुगेदर। साजिद हो गया, खालिद अनम हो गया, हम सब एक ही साथ उसमें वो किए हैं उसमें। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप बात करें तो आपको पता चलता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं हैं। और आप देखें कि उस ज़माने में और आज के ड्रामे में बेसिक फ़र्क, बिल्कुल आखिर में मैं बात करूँगा, बेसिक फ़र्क जो मुझे नज़र आया कि उस ज़माने के डायलॉग्स आप आज भी सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं, वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते थे। आज भी अगर आप तालीम बालिगा देखें तो उसका एक एक डायलॉग आपके माशरे की रिफ्लेक्शन है। लेकिन आज जो हम दिखाते हैं वो माशरे की रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो माशरे के ख़ास तबके की रिफ्लेक्शन होती है। तो हम, और यही टीवी पे आप, न्यूज़ साइट पे आप देख लें तो हम सोसाइटी से कटते जा रहे हैं और इसी वजह से हम क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। तो हमने फैला तो दिया मीडिया, लेकिन क्या हम, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत है सोशल मीडिया से बड़ा, लेकिन सोशल मीडिया इज अनएडिटेड मीडिया, इट्स अ वेरी डेंजरस मीडिया ऑल्सो। कि आप, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन क्या वो महज इंफॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि अगर मैं डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा हूं, क्योंकि न्यूज़ इज, खबर होती क्या है, खबर एक अनयूजुअल इवेंट होता है।
गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। न्यूज़ हमेशा बैड होती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है। यहां से आप सड़क पे गुजरेंगे, अगर फ्लो ऑफ ट्रैफिक है तो इट्स नॉट अ न्यूज़, ट्रैफिक जैम है तो इट्स अ न्यूज़। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन का सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि लोग हमें देख के अपने ओपिनियंस बनाते हैं। अगर मैं ही उनको मिसगाइड कर रहा हूं तो मुजरिम लोग नहीं है, मैं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।